नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा चुनाव में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लखनऊ में तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ रहा है। किसान पथ ने भी इसको एक नई गति दी है। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ के अंदर स्वयं यहां की यातायात की समस्या का समाधान कर रहा है और लखनऊ की पहचान मां गोमती को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस एसटीपी का शिलान्यास और शुभारंभ भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही कर कमलों से हुआ है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है, जो गोमती नदी को एक नया जीवन देने वाला है। बहनों भाइयों, अपने लोगों के प्रति और संसदीय क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता क्या होती है, यह हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यों से देखा है, सीखा है, जाना है। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में पूरे देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की सुरक्षा के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उन्होंने लखनऊ की जनता को अपना पूरा समय दिया। हर विकास की छोटी बड़ी कार्यों के प्रति चिंतित रहते हैं, लगातार उन पर रुचि लेते हैं। यहां के एक एक व्यक्ति के साथ पिछले उनके 47 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उनका जीवन का जो एक लंबा अनुभव है, आज उस अनुभव का लाभ हम प्रदेशवासियों को और हम भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये केवल चुनाव नहीं है। चुनाव, हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने वायदे करते थे, घोषणा पत्र निकालते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, अपना संकल्प पत्र जारी करना प्रारंभ किया और पहली बार हो रहा है, जो कहेंगे सो करेंगे। कहा गया कि हम कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। बहनों और भाइयों, कहा गया रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, और बन गया ना। अभी कोई संदेह है क्या? मैं देख रहा था 22 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर क्या माजरा था। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर झूम रहे थे, हरि कीर्तन गा रहे थे, दीपावली मना रहे थे। यह दृश्य ऐसे लगता था जैसा त्रेता युग फिर से साक्षात धरती पर आ गया हो। बहनों और भाइयों, जन्म जन्म का नाता है राम के साथ हम सबका। एक एक श्वास राम के साथ जुड़ी हुई है। राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं। और जो राष्ट्रभक्त है वह राम के इस काज के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, जिन्हें देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, उन्हें राम मंदिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कह रहा है कि भारत के अंदर ये कांग्रेस के जो बुद्धिदाता हैं वो क्या कह रहे हैं, कह रहे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर अयोध्या में नहीं होगा तो क्या हम इटली में करेंगे क्या? ये पूछना चाहिए उनसे। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर राम को नकारने का मतलब भारत की वास्तविकता को नकारना और भारत को अपमानित करना, भारत की श्रद्धा को अपमानित करना। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर एक ही बात से लोग गा रहे हैं कि जो राम को नहाए हैं हम उनको नहाएंगे, जो राम को नहाए हैं। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो आज आपने देखा होगा, हमारे अभिभावक के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में
फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं और अभी 3 चरण और बाकी हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार में इस वक्त जुटे हुए हैं और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आपको बता दें कि नामांकन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा की। उसके बाद काल भैरव मंदिर वो पहुंचे, जहां पर दर्शन किए, पूजा भी की है और आशीर्वाद भी लिया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज दिन भर की ये तस्वीरें हैं। दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद काल भैरव मंदिर वो पहुंचे, काल भैरव के दर्शन किए, पूजा की, आशीर्वाद लिया। तो आज ये नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। 12 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे और तमाम दिग्गज, ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर पार्टी जी जान से जुटी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के साथ साथ काशी के सभी जनमानस के मन में, और माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है और भविष्य में किस प्रकार से हम लोगों को काम करना है, उन सारे कामों की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी। और भी जिहाद, जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहा इंडिया अलायंस। दरअसल यह कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही राहुल, अखिलेश और मायावती पर जमकर प्रहार भी किया है। उन्होंने कहा कि माफिया मुख्तार की खबर पर फातियां पढ़ने वाले अखिलेश यादव को आज तक रामलला के दर्शन के लिए फुर्सत नहीं मिली और अब तक राहुल गांधी और मायावती ने भी रामलला के दर्शन नहीं किए। दरअसल उप मुख्यमंत्री आज बाराबंकी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोट की अपील भी की है। जब सपा की सरकार थी, मैं कहता हूं जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताइए सही है कि नहीं सही? आप सबको मैं कहना चाहता हूं, गुंडागर्दी सदा के लिए समाप्त होनी चाहिए कि नहीं समाप्त होनी चाहिए? जब कांग्रेस की देश की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से उस समय देश की संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के पिताजी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे का होता है। ये 85% का घोटाला क्यों होता था? अगर ईमानदार प्रधानमंत्री हो तो कोई घोटाला हो सकता है क्या? मेरे नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 52 करोड़ लोगों का जिनका बैंक खाता नहीं था उनका खाता खोला,
रुपया लोगों के खाते में पहुंचा। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में रायबरेली की सीट पर सबकी नजरें हैं और इस सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं। सोनिया गांधी का गढ़ रहा इस सीट पर अब राहुल गांधी विरासत संभालने की कोशिश में लगे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज राहुल गांधी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। एक और जहां राहुल गांधी को वोट देने की आम जनता से अपील सचिन पायलट कर रहे थे, तो वहीं सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। आपने नोटबंदी करी, आपने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, आपने वो नहीं किया। 3 काले कानून बनाए, एक ऐसा जीएसटी लेकर आए जिससे हम लोग आज परेशान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार बनने के बाद आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, आप 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दो, आप इस देश की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा लो। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था महापौर का, वहां निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, फिर जाके अन्याय हुआ। और फिर रायबरेली से मैदान में उतरे बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। दिनेश प्रताप ने राहुल और कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा दिया और कहा कि कांग्रेस की गारंटी कार्ड में गांव के लोगों का हस्ताक्षर करवाया जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग से लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई है। एक कार्ड बांटा जा रहा है और इसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर करा करके आधा हिस्सा पार्टी का कार्यकर्ता अपने पास रख लेता है और आधा उस गरीब मतदाता के पास छोड़ देता है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इस समय किसी को यह लोभ देना कि मैं चुनाव बाद आपके खाते में 1 लाख रुपए दूंगा, आप दस्तखत करो, और उसके दस्तखत कराए जा रहे हैं, तो यह सम्मानित साथियों आचार संहिता का उल्लंघन करके कांग्रेस वोट जोड़ना चाहती है। रायबरेली वासियों को धोखा दे करके ये वोट जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कुछ होने वाला नहीं है। और वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के काशी टोल प्लाजा पर एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर जमकर पहले कार सुनी होती है और उसके बाद कार सवार ने महिला कर्मचारी को कार के नीचे कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दरअसल यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब कार के ड्राइवर से टोल मांगा गया और उसके बाद कार सवार ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद एक महिला कर्मचारी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हमारे संवाददाता सरफराज अहमद की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एक्सप्रेस वे के काशी टोल प्लाजा पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल टोल के पैसे मांगने पर एक महिला सुपरवाइजर के ऊपर एक दबंग ने कार चढ़ाते हुए कार लेकर वहां से फरार हो जाता है। इस हादसे में महिला के गंभीर चोटें आई हैं, जिसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा गया है। लेकिन ये वाकया क्या था, ये सब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ जो टोल के प्रबंधक हैं वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद धनगर, मैं यहाँ प्लाजा मैनेजर हूँ काशी टोल प्लाजा पर। प्रमोद जी, उस दिन क्या वाकया हुआ था? कल की जो घटना है, क्या वाकया हुआ था? ये एक्चुअल में ये गाड़ी आई UP 15 EA 2905, जिसके पास ना तो कोई फास्टैग था और हमारा जो महिला सुपरवाइज़र हैं उन्होंने उस फास्टैग के लिए बोला कि आपका फास्टैग नहीं है तो आप अपना कैश पे करिए, टोल पे करिए। तो उतनी बात सुन के उन्होंने एक तो महिला के साथ में बदतमीज़ी करी, उसको गाली गलौज के साथ में उसको डराया धमकाया और बोला कि तू हट जा, सामने से कोई पैसा नहीं आएंगे। और उसके बावजूद जब महिला ने बोला कि आपके पास तो गाड़ी नंबर भी नहीं है, तो उस गाड़ी नंबर उन्होंने बताया कि उन्होंने प्लेट जो है अपने अंदर रख रखी थी गाड़ी की, उन्होंने अंदर से उस प्लेट को दिखाया और तब पता चला कि ये गाड़ी है। तो इतनी वार्तालाप के दौरान ही जो है वो उन्होंने गाड़ी में एकदम से पिकअप बनाया और रौंदते हुए लड़की को लेके चले गए। और गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि लड़की करीबन मैं जानता हूँ 25 से 30 मीटर जो है घसीटता हुआ गाड़ी को, मतलब ये समझ लीजिए वो माइंड सेट करके आया था, ऐसा लग रहा है मेरे को कि माइंड सेट करके आया था कि वो जानलेवा हमला या मारने के ही उद्देश्य से आया हो। महिला की कितनी चोट आई और अब कहाँ एडमिट है? महिला बहुत गंभीर थी। एक्चुअल में जब हम ऑन द स्पॉट उसको लेके गए तो एक्चुअल मैं भी घबरा गया कि वो बेहोश हो चुकी थी
और उसको आनन फानन में फटाफट जो है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टर उन्होंने बहुत सपोर्ट रहा तो उन्होंने फटाफट जो है उसको ट्रीटमेंट दिया। काफ़ी गंभीर चोटें हैं, पैर में फ्रैक्चर वगैरह भी है, अभी हेड इंजरी भी है और हाथों में भी चोट है और उसको भी उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। आप लोगों ने टोल की तरफ से कोई एफआईआर की है पुलिस थाने में? बिल्कुल एफआईआर की हुई है, पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने वो बोला है कि इनको हम इस तरह की जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ये निंदनीय भी है कि ये जो है जानलेवा हमला है, अटेम्प्ट टू मर्डर इस पर जो है बोला गया है कि आप इस पर पूरी कार्रवाई। मैं पुलिस से ये भी दरख्वास्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस पर ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, इसके लिए ये इस पर उचित कार्रवाई कोई शनाख्ती हो पाई उनकी जो आरोपी है? कोई शनाख्ती हो पाई उनकी? शनाख्ती अभी तो मेरे पास कोई मैसेज, लेकिन मैसेज ये आ रहे हैं कि उनको जल्द से पुलिस जो है अपना प्रयास जारी है, उनका लगी हुई है। अच्छा, आगे से ऐसी घटना ना हो, ऐसे में आप कुछ अपनी तरफ से प्रबंध करेंगे? जिस तरीके से आज तक फास्टैग का ज़माना चल रहा है तो पहले ही आप देख लेते हैं फास्टैग लगा हुआ है नहीं है, तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप? क्या आपकी तरफ से व्यवस्था रहेगी ताकि इस तरह से? मैं तो लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में 100% SOP है और ये गडकरी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर अभी हमारी जो है 95 से अब भी है, जो फास्टैग का है एक्यूरेसी 95-98 तक है। तो बस 2-3% लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भी इसको कर लें और अपना फास्टैग जो है शीशे पे लगाएं। जो मिरर होता है फ्रंट मिरर पे उसको अपना लगा के और अपना रिचार्ज कराएं और अपना सहूलियत के सुचारू रूप से अपना निकलें, क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारी टीम जो है वो इस तरह से मैनेज कर रही है कि यहाँ पे 65 से 70 हज़ार ट्रैफिक निकलता है 24 आवर्स में। तो उस ट्रैफिक वॉल्यूम के उसके साथ में हमारी VIPs हैं, एम्बुलेंस हैं, आर्मी की गाड़ियां हैं, उस सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हमारे जो सुपरवाइजर हैं, पूरी टीम जो लगी हुई है सुचारू रूप से उसको संसाधन के लिए करती है। लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर वो सुचारू रूप से अपना फास्टैग लगाएंगे, रिचार्ज करा के रखेंगे, टोल पे आने से पहले अपने फास्टैग का स्टेटस चेक करके आएंगे तो उससे हमें बहुत सहूलियत मिलेगी और लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि जो आरोपी है अभी उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस लगी हुई है, लगातार दबिशें दे रही है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। और भदोही में दिव्यांग महिला को निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष और उसके पाटीदार द्वारा रजिस्ट्री की भूमि में निर्माण कराने से रोका जा रहा है, जिसे लेकर हाल ही में पुलिस ने जिला अध्यक्ष समेत 5 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। बावजूद इसके पीड़िता को निर्माण तोड़ देने की धमकी लगातार ये दी जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता ने एक बार फिर से SP और DM से अब न्याय की गुहार लगाई है। का विवाद है सर। 2010 और 2011 में मेरे ससुर इस्लाम शाह और जरीना बेगम के द्वारा 5/8 जमीन किशन देवपुर में खरीदा गया था, जिसपे हमारा 5 साल पहले बाउंड्री बनी हुई, 12-12 फीट की बाउंड्री बनी हुई है सर। बाउंड्री के अंदर हमारा रूम है, हम उसमें एक रूम बनवा करके निर्माण करके रहना चाहते हैं सर। इस पे हमारे बगल के पड़ोसी चंद्रशेखर बिन, जो कि निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वह उनका भाई रामजी बिन व उनकी पत्नी उर्मिला बिन, उनके सगे सभी परिवार वाले मेरी बॉडी को तोड़ करके मुझे परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारने के लिए दौड़ा लेते हैं सर। बोलते हैं कि मियाँ को यहाँ बसने नहीं देंगे सर। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है सर। मैं यहाँ न्याय के लिए आई थी, सर से मिली। हाँ, मैं पहले सूचना दी थी जिसके आधार पर मुकदमा भी उन लोगों पे हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर बिन का ये कहना है कि मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। कब वो अध्यक्षों पे केस होता है तो कराई लूँ तो जाना। हम बिन लोग जब रमेश मिश्रा का जब बने नहीं दिया तो त्योहार कौन सा बने देव दीवार। जबरदस्ती से हमारा कब्जा करना चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हम लगातार विकलांग महिला दल, हम 4 अप्रैल से ही परेशान है सर। आज मई हो गया सर। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। रायबरेली में एक छोटे से सैलून में राहुल गांधी पहुंचे हैं, अपनी सेविंग करवाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, रायबरेली की जनता को धोखा दे रही है कांग्रेस, आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। गोरखपुर में आज नामांकन का अंतिम दिन है। अर्थी पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे हैं राजन यादव। CBSE के 12वीं के परीक्षा परिणाम आउट हो चुका है। नोएडा के स्कूलों का 100% यह परिणाम रहा। सुरभि मतकल ने हासिल किया सर्वोच्च अंक।
सिद्धार्थ नगर की श्रद्धा प्रियदर्शनी ने सीबीएसई परीक्षा में हासिल किया दूसरा स्थान, परिजनों में खुशी का माहौल। आगरा में तेज हवाओं के साथ बदला है मौसम का मिजाज, बारिश होने से गिरे हैं पेड़ और लोगों ने उठाया है लुत्फ। मैनपुरी में गेहूं खरीदने को लेकर किसानों पर दबाव, कम दाम मिलने से नाराज है किसान, दुकानदार और किसानों ने कचहरी पर दिया प्रशासन को ज्ञापन। ललितपुर पुलिस ने असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है, छापेमारी में शातिर स्थित शेटर को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से देसी तमंचा और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। एक्सप्रेसवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से कर रहे हैं प्रदर्शन। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में देखिए बड़ी लापरवाही, मोबाइल के टॉर्च से हो रहा है मरीजों का इलाज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कैंटीन में हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया, आरोपी को किया गिरफ्तार, कमेंट करने को लेकर युवक की हुई थी हत्या। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।